गुड मॉर्निंग क्लास 9th। एज यू ऑल नो वी रीड सिविक्स लेसन कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसमें कल हमने पढ़ा था व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम ब्रोकन इन फ्यूचर तक पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे वी कंटिन्यू विथ इट। जो एक रास्ता था वो था कि बिल्ड करना एक मेंटेन ट्रस्ट को एक सिचुएशन के अंदर और राइट डाउन करना कुछ रूल्स को, एक रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइडेड बाय, यानी कि हर वो कोई उसको जो अपना पाए। ये रूल्स ले डाउन किए गए थे। कैसे रूलर्स जो थे वो चूजन किए गए फ्यूचर के अंदर। ये रूल्स डिटरमाइन करते थे इलेक्टेड करना गवर्नमेंट को और एम्पावर्ड को जो है एम्पावर्ड करना, और व्हाट दे कैन नॉट डू, जो वो नहीं कर सकते। फाइनली ये रूल्स डिसाइडेड किए गए जो राइट्स थे सिटीजन के। ये रूल्स वर्क कर रहे थे ओनली अगर विनर जो था वो चेंज नहीं कर सकता था उसको इजीली। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड। ये साउथ अफ्रीकन्स क्या कर सकते थे? दे अग्रीड ऑन सम बेसिक रूल। उन्होंने कुछ रूल्स पर अग्री किया था। दे ऑल्सो अग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम। उन्होंने ये भी अग्रीड किया था कि ये रूल्स जो है वो सुप्रीम है और कोई गवर्नमेंट उसके लिए एबल नहीं है कि वो उसको इग्नोर कर पाए। ये सेट ऑफ बेसिक रूल जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एक यूनिक है साउथ अफ्रीका का। एवरी कंट्री डाइवर्स करती है ग्रुप्स ऑफ पीपल को। उनकी रिलेशनशिप जो होती है वो बैड हो सकती है, लेकिन बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर व्हाइट्स और जो ब्लैक्स थे साउथ अफ्रीका के साथ में, उनके साथ में जो है पक्षपात किया जा रहा था। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। लेकिन सारे वर्ल्ड ने इस डिफरेंसेस में ओपिनियन दिया और अपना इंटरेस्ट लिया, वेदर डेमोक्रेटिक हो या ना हो। मोस्ट कंट्रीज जो हमारे वर्ल्ड की थी उसकी जरूरत थी बेसिक रूल की। तो ये अप्लाइज जो था ना केवल गवर्नमेंट के लिए था, ये कोई भी एसोसिएशन जिसकी जरूरत थी वो था कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक एसोसिएशन को इसकी जरूरत थी। इट कुड बी द क्लब इन ऑन एरिया, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पॉलिटिकल पार्टी दैट ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक जो है हमारे अपने एरिया के अंदर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उन सबको एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी। Thus, the constitution of a country in a set of written rules that are accepted by all people living together in a country। इसीलिए जो constitution था एक country का वो set of written rules था जो accepted किया गया था सभी लोगों के द्वारा एक कंट्री में साथ में। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जो डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप लोगों के बीच, लोगों के साथ साथ में, सभी के साथ में, टेरिटरी हो, क्षेत्र हो जिसको सिटीजन्स कहा जाता है, और इसी के साथ में रिलेशनशिप है लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में। एक कॉन्स्टिट्यूशन कई चीजों को करता है। फर्स्ट क्या करता है, वो जनरेट करता है एक डिग्री जो ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन होती है। ये जरूरी होता है सभी डिफरेंट काइंड के जो पीपल है उनके साथ में रहने के लिए। सेकंड, ये स्पेसिफाई करता है कि कैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड होती है। हु विल हैव पावर टू टेक विद डिसीजंस। कौन जो है वो पावर किसके पास में वो पावर होती है कि वो डिसीजन ले सकता है। थर्ड, it lays down limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizen are। ये हमारे अपने लिमिट्स बताता है, पावर्स बताता है गवर्नमेंट को, उनकी उनकी लिमिट्स बताता है और ये भी बताता है कि नागरिकों के कर्तव्य क्या है। फोर्थ, ये एक्सप्रेस करता है एस्पिरेशन जो होता है लोगों का अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, कि जो लोगों के एस्पिरेशन क्या है एक अच्छी सोसाइटी को लेके। सभी कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी डेमोक्रेटिक होता है, लेकिन सभी कंट्रियां जो डेमोक्रेटिक होती है उसके पास में भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिकन्स गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन। जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट खत्म हुआ तो अमेरिकन्स ने भी अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन जो है करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर द रिवॉल्यूशन के बाद में फ्रेंच पीपल जो थे उन्होंने अप्रूव किया था एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को। सिंस देन ये एक प्रैक्टिस हो गया ऑल डेमोक्रेसी के एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए। नाउ इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बना। साउथ अफ्रीका की जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ड्रॉन अप किया गया था कई डिफिकल्ट परिस्थितियों को लेके। जो मेकिंग था कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत ही बड़ा था। जो डाइवर्स कंट्री थी जैसे इंडिया, उसके लिए वो इजी नहीं था वो अफेयर। एट दैट टाइम जो लोग भारतीय थे वो एमर्जिंग कर रहे थे, जो स्टेटस था सब्जेक्ट का सिटीजन्स के लिए। कंट्री बॉर्न कर रही थी एक पार्टीशन को लेके बेसिस रिलीजियस डिफरेंसेस, मतलब हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारे रिलीजियस डिफरेंसेस थे जिसको लेके यहाँ पर बहुत सारे एक पार्टीशन भी चल रहा था। दिस वॉज अ ड्रामेटिकल
ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक मानसिक आघात था इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए। एटलीस्ट 10 लाख पीपल जो थे वो मारे गए दोनों साइड से। जो बॉर्डर था पार्टीशन किया गया था, वो वायलेंस हो गया था वहां पर। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, वहां पर एक और दूसरी प्रॉब्लम थी। ब्रिटिश जो थे वो चले गए थे, उनका रूल जो था प्रिंसली स्टेट का, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मर्ज करना चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान को और रिमेन होना चाहते हैं इंडिपेंडेंट। जो मर्जर था प्रिंसली स्टेट का वो डिफिकल्ट था और अनसर्टन कास्ट था। जब कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में लिखा गया तो जो फ्यूचर था हमारी कंट्री का वो सिक्योर नहीं था, एक सिक्योर नहीं दिख रहा था उस दिन में। तो जो मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन किए वो बहुत ही चिंताजनक हो गए कि कैसे प्रेजेंट और फ्यूचर होगा हमारी कंट्री का। द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता। इन सब के बावजूद वो सारी डिफिकल्टीज आई। यहाँ पर एक बिग एडवांटेज हुआ मेकर्स जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ साउथ अफ्रीका से अलग। दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कॉन्सेंस अबाउट अ डेमोक्रेटिक इंडिया। साउथ अफ्रीका से अलग वो ये नहीं चाहते थे कि आम सहमति के द्वारा एक डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर हो। मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें से बहुत से ऐसे कंसेंसस हुए जो इन्वॉल्व हुए थे स्वतंत्रता संग्राम को लेके। आर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एक स्ट्रगल मेयरली की स्ट्रगल नहीं था एक फॉरेन रूल के अगेंस्ट। ये एक ऐसा स्ट्रगल था जिसको फिर से नया किया गया, हमारी कंट्री के अंदर ट्रांसफर किया गया था हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स के अंदर। यहाँ पर शार्प डिफरेंसेस देखने को मिले जाते ओपिनियन जो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ में हुए, और उससे एक इंडिया के अंदर जो था एक रास्ता निकला किसका, फ्रीडम स्ट्रगल का। और इससे हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में जो ये रास्ता चुना गया था। यच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे। इसमें से कुछ डिफरेंसेस अभी तक देखे जा सकते हैं। Yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. यहाँ तक कि कुछ ऐसे आइडियाज जो थे वो एक्सेप्टेड किए गए थे हर एक इंसान के द्वारा। As far back as in 1928, 1928 से बहुत दूरी पर मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स जो थे उन्होंने ड्राफ्टेड किया था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर। 1931 में एक रिसोल्यूशन किया गया कराची सेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट में कि कैसे इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वैसा ही लगना चाहिए। कैसा लगना चाहिए, जिसमें कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो या फिर कोई रिसोल्यूशन किया गया। ये दोनों डॉक्यूमेंट जो थे कमिटेड किए गए इंक्लूजन जो यूनिवर्सल एडेड फ्रांचेस में था, राइट टू फ्रीडम और इक्वलिटी, जहां पर जो है फ्रीडम भी हो और इक्वलिटी भी हो, और उसी के साथ में जो राइट्स जो दिए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स उनको भी प्रोटेक्टिंग किया जाए जो इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। 10 सम बेसिक वैल्यूज जो थी वो एक्सेप्टेड की गई थी सभी लीडर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और इससे जो था विचार विमर्श करके कॉन्स्टिट्यूशन बना। जो फैमिलिटरी थी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ में कॉलोनिकल रूल में वो हेल्प हुई डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट में इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के साथ में। ब्रिटिश रूल जहां पर जो है वोटिंग राइट्स ओनली कुछ ही रह गया था, उस बेसिस पर ब्रिटिश जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बहुत ही वीक लेजिस्लेचर। इलेक्शंस हेल्ड हुए थे 1937 से प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्टर में ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया के अंदर। दे वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो तो जो थी वो पूरी फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन जो एक्सपीरियंस गेन हुआ था इंडियंस को वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन के अंदर, उससे ये प्रूव्ड हुआ बहुत ही यूजफुल हुआ हमारी कंट्री को सेटअप करने के लिए अपना इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग करने के लिए उनके साथ में। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड किया गया था कई इंस्टीट्यूशन डिटेल्स के अंदर, और प्रोसीजर किया गया था कॉलोनिकल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डी लाइब्रेशन, बहुत सारे ईयर्स में हमने सोचा और रीडाइब्रेशन विचार विमर्श किया एक फ्रेमवर्क का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अनदर बेनिफिट ना हो। हमारे लीडर्स ने गेन किया कॉन्फिडेंस, जिससे उन्होंने सीखा कैसे दूसरी कंट्रियाज जो है, लेकिन उनका टर्म्स जो थे उनके अपने थे। कई ऐसे लीडर्स थे जो इंस्पायर्ड हो रहे थे, जो आइडियल्स थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, और जो प्रैक्टिस था डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ब्रिटेन में, और जो बिल ऑफ राइट्स थे यूएस में। ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे रशिया में, जिन्होंने इंस्पायर किया था कई इंडियंस को ये सोचने के लिए कि शेपिंग कैसा होना चाहिए सिस्टम का जो बेस्ड हो सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी के साथ में। यहाँ तक कि वो ना केवल सिंपली जो नकल करना चाहते थे जो दूसरों ने की थी, उनके साथ हर एक स्टेप जो था उनका वो क्वेश्चनिंग को लेकर था कि वेदर
ये थिंग सूटेड होगी हमारी कंट्री में या ना होगी। ये सारे जो फैक्टर्स थे वो कंट्रीब्यूटेड कर रहे थे जो मेकिंग हुआ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ इज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन, तब, किसने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। You will find here very brief sketch of some of the Indian leaders who played an important role in making the constitution। हम यहाँ पर जो है कुछ ऐसे लीडर्स की जो स्क्रैच पाते हैं जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो जो ड्राफ्टिंग जो थी डॉक्यूमेंट की उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था, जो डन किया गया था असेंबली के द्वारा और जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोला जाता था। इलेक्शन जो थे कॉन्स्टिट्यूट की असेंबली के वो हेल्ड किए गए थे जुलाई 1946 में। इसकी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी दिसंबर 1946 में। इसके बाद जल्दी ही कंट्री जो थी वो डिवाइडेड हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो डिवाइडेड की गई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया में और उसके बाद पाकिस्तान में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लिखा गया था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था वो 299 मेंबर्स थे उसमें, जिन्होंने असेंबली अडॉप्टेड की थी कॉन्स्टिट्यूशन की ऑन 26 नवंबर 1949। लेकिन ये सामने आया इसका इफेक्ट 26 जनवरी 1950 में। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे। हम इस डे को रिपब्लिक डे के रूप में हर एक साल सेलिब्रेट करते हैं, हर साल में। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? क्यों हमने constitution जो बनाया गया था असेंबली के द्वारा वो 6 decades पहले नहीं एक्सेप्ट किया? We have already noted one reason above। हमने ये एक रीजन जो है पहले देख चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था जो व्यूज थे इसके मेंबर्स के, इसी के साथ में उन्होंने एक्सप्रेस किया एक ब्रॉड कॉन्सियंस को। उस टाइम में बहुत कंट्रीज जो थी वर्ल्ड की उनके पास में रीराइट था उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो बेसिक रूल्स थे वो एक्सेप्टेड नहीं किए गए थे और सभी जो मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज थे कुछ कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था एज मोर पीस ऑफ पेपर, एक पेपर पीस की तरह। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, कोई भी एक्चुअली उसको फॉलो नहीं कर रहा था। जो एक्सपीरियंस था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिफरेंट था। जो लास्ट हाफ ऑफ सेंचुरी था सेवरल ग्रुप्स जो थे क्वेश्चन किए गए थे, कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थे, लेकिन कोई लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी जो थी उन्होंने इसको कोई क्वेश्चन आउट नहीं किया और उसकी जो लेजिमेटी थी, उसकी जो वैधता सच्चाई थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो अपने आप में थी। ये एक अनयूजुअल अचीवमेंट था किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सेकेंड रीजन जो था एक्सेप्टिंग का कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी द पीपल ऑफ इंडिया को। देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचेस, यहाँ पर कोई यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचेस नहीं था उस टाइम। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो कोई भी किसी को भी डायरेक्टली चूजन नहीं कर सकती थी हमारे यहाँ पर। तो इट वॉज द इलेक्टेड मेनली बाय द, ये जो था सिर्फ इलेक्टेड किया जा सकता था जो मेंबर्स थे एग्जाइटिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, और उनमें ये सब कुछ मेंशन किया जा सकता था। ये एक अनश्योर था कि फेयर जोग्राफिकल शेयर जो हो रहा था मेंबर्स का सारे क्षेत्रों के अंदर था हमारी कंट्री में। असेंबली जो थी डोमिनेटेड की जा रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जो पार्टी लेड हो रही थी इंडिया के फ्रीडम के स्ट्रगल के टाइम में। लेकिन कांग्रेस अपने आप में इंक्लूड कर रही थी एक वैरायटी के पॉलिटिकल ग्रुप्स और ओपिनियन का। ये असेंबली जो थी यहाँ पर मेंबर्स जो थे वो अग्री नहीं हो रहे थे कांग्रेस के साथ में। सोशल टर्म्स के साथ में जो असेंबली रिप्रेजेंटेड की गई थी मेंबर्स की वो डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन और ऑक्यूपेशन के थे। इसी के साथ में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्टेड की गई थी उसमें यूनिवर्सल आइडियल फ्रेंचिस के द्वारा ये कंपोजिशन था जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। फाइनली जो मैनर हुआ इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ में वो वर्क हुआ था सेंसिटिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क कर रही थी सिस्टमेटिकली ओपन और आम सहमति के द्वारा। फर्स्ट कुछ बेसिक प्रिंसिपल डिसाइडेड किए गए थे, अग्री किए गए थे इसी के साथ में। उसके बाद में एक ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर की गई थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन किया था डिस्कशन के लिए। कई राउंड जो थे वो डिस्कशन के लिए सामने आए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लॉज बाय क्लॉज। मोर देन 2000 अमेंडमेंट जो थे वो कंसिडर किए गए। जो मेंबर्स थे डिलिबरेटेड के वो 114 डेज के लिए स्प्रेड हो गए थे 3 ईयर्स तक। हर एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड किया गया था और हर एक वर्क स्पोकन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, जो रिकॉर्ड भी हुआ था और उसको सुरक्षित भी रखा गया है। ये बोले जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स। जब प्रिंटेड हुए थे ये डिबेट्स तो 20 बल्कि वॉल्यूम्स थे उसके अंदर ये डिबेट्स प्रोवाइड किए गए थे रेशन वैले बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो थे वो इंटरप्रेट ऑफ मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज किए जाते थे। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टिल देन, थैंक यू।